नमस्कार, हेलो एंड वेलकम टू आवाज एंटरप्रेन्योर सीएनबीसी आवाज पर एक खास एपिसोड हम आपके लिए लेकर आए हैं, जहां हम आपके लिए ऐसे इंटरेस्टिंग आइडियाज पेश करते हैं जिसे देख आप भी इंस्पायर हो अपना खुद का कारोबार शुरू करने के लिए। इस तेज रफ्तार जिंदगी में आजकल टेक्नोलॉजी अहम रोल निभा रही है और हमारी जिंदगी बेहतर भी बना रही है। ना तो मोबाइल के बगैर हमारे दिन की शुरुआत होती है और ना ही लैपटॉप के बगैर दिन का अंत होता है। गैजेट्स अब स्टेटस सिंबल ही नहीं बल्कि हम सबकी जिंदगी का हिस्सा बन गए हैं। इन पर हमारी निर्भरता के चलते टेक्नोलॉजी का अब इनोवेटिव इस्तेमाल भी हमारे देश में तेजी से हो रहा है। पुणे के 4 दोस्तों ने मिलकर अपना दिमाग लगाया और एक ऐसा ही इनोवेटिव प्रोडक्ट बनाया है जिसके जरिए आपका मोबाइल फोन बन गया है कार मेंटेनेंस का रिमोट। जानते हैं कैसा है ये इनोवेटिव कार कनेक्टेड प्लेटफॉर्म डिवाइस कार IQ। कहा जाता है कि मर्दों को बीवी से ज्यादा अगर किसी से खास लगाव होता है तो वो है उनकी कार। जोक्स पार्ट, मर्द हो या महिलाएं, कार खरीदते वक्त हम काफी छानबीन करते हैं, लेकिन कार खरीदने के बाद कार की सेहत के लिए कार ओनर्स को सर्विस सेंटर पर निर्भर रहना पड़ता है। कार की हर तकलीफ को समय से पहले ठीक किया जाए तो इन कार ओनर्स का दिल जीतकर बढ़िया बिजनेस किया जा सकता है। इस गैप को समझते हुए सागर आप्टे और उनके 3 दोस्तों ने मिलकर एक ऐसा डिवाइस बनाया है जो व्हीकल डेटा और डायग्नोस्टिक इंफॉर्मेशन मुहैया करता है। देखिए, हर कार में एक छोटा सा कंप्यूटर होता है। इस कंप्यूटर को कार के बारे में सब कुछ मालूमात रहती है। उसको मालूम रहता है कि आप कहाँ पे हो, क्या हो रहा है, कुछ प्रॉब्लम है गाड़ी में, वो भी उस कंप्यूटर को मालूमात रहती है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि ये जो मालूमात है वो कार में ही रह जाती है, वो कार के बाहर कभी खींची नहीं जाती है। तो कार IQ ने सोचा कि क्यों ना ये डेटा को खींचा जाए, इस इंफॉर्मेशन को खींचा जाए और कार ओनर्स को, जो कार चलाते हैं, चालक है, उनको और उनके वर्कशॉप्स को, उनके मैकेनिक को बताया जाए कि इस कार में ये प्रॉब्लम चल रही है, ताकि वो आपको बराबर समय पे आके आपको मदद कर सके उसको ठीक करने में। कार्स की हर जानकारी प्रॉब्लम शुरू होने या बड़ी होने से पहले कार IQ ओनर्स को देता है। ये छोटा सा डिवाइस कार के क्लच के पास फिट किया जाता है। ये डिवाइस कार के कंप्यूटर से सारी इंफॉर्मेशन क्लाउड के जरिए आपके मोबाइल फोन पर पहुंचाता है। फ्यूल सेविंग टिप्स के अलावा कुछ खास फीचर्स की इंफॉर्मेशन कार IQ देता है। बहुत सारे हैं। एक सिक्योरिटी फीचर है, आपको मालूम है आपकी कार कहाँ पे खड़ी है, क्या हो रहा है। अगर आपके ड्राइवर हैं या आपके यंग बच्चे हैं जो कार चलाते हैं, आपको एक्चुअली इन्फॉर्मेशन मिलती है कि वो कैसे चला रहे थे, कहाँ चला रहे थे, क्या हो रहा था गाड़ी के साथ। आपको अगली सर्विसिंग कब है, सर्विसिंग में कितना खर्चा आने वाला है, ये आपको सूचना मिल जाती है आप सर्विसिंग को जाने से पहले। आप खुद अगर जैसे चला रहे वो हमारा जो प्लेटफॉर्म है वो सीखता है आप कैसे चलाते हो और आपको आके बता देता है कि आप इस तरह से न चलाए, उस तरह से चलाए। ईंधन बचत में मदद करती है क्योंकि आपको बताते हैं कैसे अच्छे चलाया जाए। आपको छोटी से छोटी चीज जो प्रॉब्लम होती है गाड़ी में वो बताते हैं। अगर आपकी गाड़ी खराब होने वाली हो अगले 200 या 400 किलोमीटर के अंदर, वो आपको वो भी इत्तला दे देता है कि कुछ प्रॉब्लम डिटेक्ट हुआ है, आप जाके फिक्स कर लीजिए। भारतीय बाजार में हाईटेक लग्जरी कार्स का मार्केट भले ही जोर पकड़ रहा हो, लेकिन क्या वाकई ऐसे प्रोडक्ट की जरूरत भारतीय कंज्यूमर को है? एक बार ऐसा हो चुका है कि मेरे गाड़ी का ब्रेक फेल हो चुका है या मेरा गाड़ी बीच रास्ते में टायर पंक्चर हो चुके हैं। तो मुझे बहुत मुश्किलें हुई है क्योंकि रात के टाइम पे जब मैं ट्रैवल करता हूँ तो उस टाइम पे लोगों को ढूंढना या मैकेनिक को ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाता है। बट अगर ये डिवाइस होता है और ये मुझे बताता है कि 1 या 2 किलोमीटर के अंतर पे कोई एक सर्विस सेंटर है जो मेरी मदद कर सकता है ऐसी स्थिति में, तो ये बहुत ही मेरे लिए अच्छा होगा। एम्बेडेड प्रोग्रामर, हार्डवेयर इंजीनियर, सॉफ्टवेयर डेवलपर, मैकेनिकल और ऑटोमोबाइल इंजीनियर्स की 3 साल की रिसर्च के बाद यह डिवाइस तैयार हुआ है। कार IQ के फाउंडर सागर आप्टे, वीनू, राजेंद्र कुमार राजगुरु और दीपक थॉमस ने प्रोडक्ट डेवलपमेंट में बड़ा योगदान दिया। पॉश वेंचर्स और पुणे के स्नो लेपर्ड्स फंड ने कंपनी में सीड इन्वेस्टमेंट किया। कार IQ की कीमत 6000 रुपए है और फिलहाल कंपनी प्रोडक्ट को ऑनलाइन बेच रही है, लेकिन देश भर में पहुंच बनाने पर अब काम जोरों से शुरू है। यहाँ पे हम लोग नेशनल लेवल डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ बात कर रहे हैं जो इसको हर एक्सेसरी शॉप में आपको ये डिवाइस इवेंचुअली उपलब्ध हो जाएगा। हम लोग इंश्योरेंस कंपनी से बात कर रहे हैं, वर्कशॉप से बात कर रहे हैं। तो हमारा मानना ये है कि अगले 1-2 साल के अंदर ये हर गांव में, हर शहर में आसानी से उपलब्ध हो जाएगा। फिलहाल भारत में 15 मिलियन ऑटोमेटेड कार्स मौजूद हैं और इसमें हर साल 3 मिलियन कार्स नए सिरे से ऐड होती हैं।
इतने बड़े मार्केट को टैप करने के साथ साथ विदेशी कार्स में कार IQ का स्मार्ट डिवाइस किस तरह से फिट किया जा सकता है, इस पर रिसर्च चल रही है। इंटरनेशनल मार्केट में कदम रखने से पहले पेटेंट्स रजिस्टर कराने का काम भी जारी है। यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन आगे आपको बताएंगे इंडियन एंजल नेटवर्क की नई पहल। बने रहिए CNBC आवाज के साथ। भारत में स्टार्टअप एनवायरनमेंट जोर तो पकड़ रहा है, लेकिन विदेश के मुकाबले हमारी रफ्तार अब भी थोड़ी धीमी है। देश के सबसे बड़े एंजल नेटवर्क यानी कि इंडियन एंजल नेटवर्क ने अर्ली स्टेज वेंचर्स को बढ़ावा देने के लिए और खास तौर से इनको फंड करने के लिए एक नई पहल की है, स्मॉल टिकट फंडिंग प्रोग्राम, जिससे जरूरतमंद एंटरप्रेन्योर्स को फटाफट और फंडिंग की छोटी रकम रेज करना आसान होगा। इसी पर और बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं इंडियन एंजल नेटवर्क के को फाउंडर सौरभ श्रीवास्तव। सौरभ, स्वागत है आपका CNBC आवाज पर। सबसे पहले अगर आप हमें अपनी नई पहल के बारे में डिटेल्स दे सके, जो आपने स्मॉल टिकट फंडिंग प्रोग्राम शुरू किया है इंडियन एंजल नेटवर्क के तहत, किसको फायदा मिलेगा, क्या और डिटेल्स दे पाएंगे? देखिए, इंडियन एंजल नेटवर्क में हमने क्या किया है कि हमने देखा है कि पिछले 3-4 साल में एंटरप्रेन्योरशिप में बहुत एक्सपेंशन हो गया है, जिससे कि आप देखें कि हमारी मेंबरशिप जो है वो 50-100 लोग से 350 हो गई है। तो हम लार्जेस्ट एंजल ग्रुप ग्लोबली बन गए। और जहां पे हम 2-4 इन्वेस्टमेंट साल में करते थे, पिछली साल हमने 29-30 करे। पर हम ये देख रहे हैं कि कई एंटरप्रेन्योर्स आते हैं, उनको फंडिंग ज्यादा नहीं चाहिए होती है, थोड़ी फंडिंग चाहिए होती है और वो उनको फौरन चाहिए होती है। तो हमारा जो प्रोसेस है उसमें लोग आते हैं जिनको 2.5 करोड़, 2 करोड़, 2.5 करोड़, 3-4 करोड़ फंडिंग चाहिए होती है। हमारा प्रोसेस है, डिलीजेंस करते हैं, कई चीजें हम करते हैं। तो उसमें 2-3 महीने लगते हैं प्रोसेस में और उनको इन्वेस्टमेंट करने में। तो इसके लिए हमने एक नई स्कीम निकाली। हमने कहा कि देखिए, जब तक अप टू 25 लाख ही किसी को चाहिए, तो हमारा एक बड़ा स्टैंडर्ड प्रोसेस कर दिया हमने कि भाई आप 25 लाख आपको मिलेगा और हम कंपनी का 10% लेंगे। स्टैंडर्ड सब चीज होगी, शेयर होल्डर्स एग्रीमेंट, स्टैंडर्ड टर्म शीट, स्टैंडर्ड टर्म्स, कोई इसमें डिस्कशन नहीं है, कोई नेगोशिएशन नहीं है। अदरवाइज उसमें भी टाइम लगता है। तो हमने कहा कि आप सीधे आओ, आमने सामने डिस्कशन होगा, बात होगा, प्रेजेंटेशन करो, इन्वेस्टमेंट होना है 25 लाख, 10% कंपनी का, 10 लोग को हम अलाउ करेंगे अपने ग्रुप में से इन्वेस्ट करने का, जिसमें कि 10 लोग ने 2.5 लाख डाला, तो हम उसको इमीडिएटली और क्विकली क्लोज कर सकते हैं। क्योंकि जिसको 5, 10, 15, 20, 25 लाख चाहिए, उसको फौरन चाहिए। उसको करने के लिए एक और सेगमेंट है जिसको हम एड्रेस कर रहे हैं, जो कि आप समझो कि एंजल इन्वेस्टिंग वाला जो स्टेजेस होते हैं कि पहले हम कुछ बिजनेस को इंक्यूबेट कर रहे हैं, आइडिया है, उसको मेंटर कर रहे हैं कि कहां जाएंगे, फिर उनको 5, 10, 20 लाख चाहिए थोड़ा सा डेवलप करने को, फिर वो आएंगे एंजल इन्वेस्टिंग में जहां हम 2, 3, 4 करोड़ डालेंगे, फिर ऊपर लाके वेंचर कैपिटलिस्ट के पास जाएंगे, फिर VC जो है 15, 20, 30 करोड़ डालेंगे। तो ये एक स्टेज थोड़ा सा जो मिसिंग था, तो उसको हम एड्रेस कर रहे हैं। अब इस तरह के छोटे टिकट फंडिंग प्रोग्राम को शुरू करने के पीछे मकसद क्या था? क्या आपको नहीं लग रहा है कि अर्ली स्टेज स्टार्टअप्स को उतना पैसा मिल रहा है? और साथ ही जो आप यंग एंटरप्रेन्योर्स को टारगेट करने वाले हैं, उसका फायदा ये कैसे उठा पाएंगे? देखिए, एंटरप्रेन्योरशिप का बूम हो रहा है, रोल मॉडल्स बन रहे हैं, सब लोग देख रहे हैं कि अरे हमारे ही जैसे लोगों ने बिजनेस करी, सक्सेसफुल हो गई, IPO हो गया, कोई एक्विजिशन हो गया, तो औरों को काफी उससे एनकरेजमेंट और एंथुजियाज्म मिल रहा है, रोल मॉडल्स मिल रहे हैं, तो बहुत लोग आ रहे हैं। जैसे हमने आपको बोला कि आजकल हमारे पास साल में 4000 एंटरप्रेन्योर्स आते हैं, 5 साल पहले 200 आते थे, तो आप उसी से समझ जाएंगे कि कितना है। और हम 2-3 में की जगह अब हम 25-30 में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो एंटरप्रेन्योर्स अब काफी तादाद में आ रहे हैं और इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत कोशिश करते हैं, जगह जगह जाते हैं। तो इस तरह की स्कीम्स जैसे हमने निकाली हैं और भी आएंगी।
आई एम श्योर आपके सामने एक लंबी लाइन खड़ी होने वाली है यंग और अर्ली एज स्टार्टअप्स की इस पैसे के लिए, लेकिन अगर आप हमें बता सके IAN जब चुनाव करेगा कि किन लोगों को वो फंड करने वाला है, आप किन क्राइटेरिया पर फोकस करने वाले हैं, किस आधार पर वो चुनाव होगा कि किसको फंडिंग मिलेगी और किसको नहीं? नहीं, क्राइटेरिया तो देखिए, ये इन्वेस्टमेंट इंडिविजुअल एंजल इन्वेस्टर्स को करना है, तो दे विल हैव टू फील कॉन्फिडेंट, उनको लगना होगा कि भाई ये कुछ हो सकता है यहाँ, ये तो डिटर्मिन करेंगे। वो क्राइटेरिया तो रहते हैं कि भाई एंटरप्रेन्योर कौन है, हमको लगता है कि इसमें दम है कि नहीं, आइडिया में दम है कि नहीं, वो सब तो कंसिडरेशन करना ही पड़ेगा। पर क्योंकि पैसा इसमें कम है, 10 लोग डालेंगे, 2.5 लाख है, तो ज्यादा रिस्क ले सकते हैं, तो इतना छानबीन नहीं करनी पड़ेगी जैसे हम बड़े इन्वेस्टमेंट में करेंगे। दूसरा ये, क्योंकि हमने टर्म्स फिक्स कर दिए, तो कोई नेगोशिएशन नहीं होगा कि भाई कोई कह रहा है कि इसके वैल्यूएशन 1 करोड़ है, एंटरप्रेन्योर कह रहा है 5 करोड़ है, ये टर्म्स होने चाहिए, वो टर्म्स होने चाहिए। हमने उसको स्टैंडर्डाइज कर दिया है। हमने कहा कि भाई स्टैंडर्ड टर्म है, 25 लाख तक देंगे, 25 लाख 2.5 करोड़ का पोस्ट मनी वैल्यूएशन है, ये टर्म्स है, ये सीट है, कोई डिस्कशन की जरूरत नहीं है। तो इसलिए उससे जल्दी हो जाता है। नहीं, इन्हीं चीजों में ही टाइम लगता है, इन्हीं चीजों में ही देर लगती है। रीसेंट पास्ट हमने देखा है कि IAN सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी इन्वेस्टमेंट्स शुरू करने लगा है, तो क्या आपको ज्यादा ओवरसीज वेंचर्स में अपॉर्चुनिटीज दिख रही हैं रिटर्न्स के लिहाज से, स्पेशली एक एंजल नेटवर्क के तौर पर? देखिए, बाहर तो बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं, इंडिया में बहुत है। हमारा मोस्टली तो इंडिया में ही इन्वेस्टमेंट होता है, पर बाहर चैप्टर्स हमने जो खोले हैं लंदन में और भी हम सोच रहे हैं, उनका यह है कि एक तो वहां पे जो अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजी हो रही है जिनका एप्लीकेशन इंडिया में हो सकता है, तो हम चाहते हैं कि वहां इन्वेस्ट करके उनको इंडिया ले आए। दूसरा ये कि हमारे जो हम इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं, ये जो कंपनीज हैं, ये भी ग्लोबल जाना चाहती हैं, तो अगर हमारे ओवरसीज चैप्टर्स होगा तो हम इनको भी ग्लोबल ले जा सकते हैं। तो हमको लगता है कि ओवरसीज एक्सपेंशन से हम यहाँ की एंटरप्रेन्योरशिप को बहुत जबरदस्त फिलिप दे सकते हैं, जो कि नॉर्मली एंजल इन्वेस्टर्स नहीं कर पाते। ओके, और साथ ही टेक्नोलॉजी के आदान प्रदान के साथ साथ क्या भारतीय टैलेंट को इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर भी एक अपॉर्चुनिटी मिल पाएगी फिर? बिल्कुल, तो उसमें हम उनकी मदद करते हैं, क्योंकि हमारे चैप्टर्स हैं, कई हमारी कंपनीज हैं जिनको एंटरप्रेन्योर्स जिनको हम अमेरिका ले गए हैं, शायद किन्हीं का IPO हो जाए, कनाडा ले गए हैं, UK ले गए हैं, तो इन सब से यहाँ के एंटरप्रेन्योर्स का फायदा होता है। और वैसे बहुत अच्छी टेक्नोलॉजीज, आइडियाज बाहर भी हो रही हैं, तो अगर हम उन कंपनी से वहां इन्वेस्ट करें तो हमें इन्फ्लुएंस होगा कि हम उनको यहाँ पे ले आए, यहाँ के हमारी जो चैलेंजेस उनको सॉल्व करें। शुक्रिया मिस्टर श्रीवास्तव हमारे लिए समय निकालने के लिए, एंड वी विश इंडियन एंजल नेटवर्क ऑल द वेरी बेस्ट। इसी के साथ वक्त हो रहा है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आगे होगा आवाज एंटरप्रेन्योर का ट्यूटोरियल, जहां हम आपको बताएंगे आप कैसे कर सकते हैं अपने बिजनेस की डिजिटल मार्केटिंग। किसी भी स्टार्टअप, छोटे कारोबारी और SME के लिए अपने कारोबार की पहचान बनाना और सही लोगों के बीच अपने प्रोडक्ट या सर्विस की एक बज़ क्रिएट करना एक बहुत बड़ी चुनौती होती है, और इसमें निवेश भी काफी लगता है। लेकिन आजकल मोबाइल मैसेजिंग, ईमेल्स और सोशल मीडिया जैसे डिजिटल मीडिया ने यह काम आसान कर दिया है। इस मीडियम के जरिए आप जैसे SMEs और स्टार्टअप्स करोड़ों लोगों तक पहुंच बना सकते हैं। साथ ही यह तरीका बाकी मार्केटिंग टूल्स की तरह असरदार भी है। तो चलिए डिजिटल मार्केटिंग से कामयाबी का रास्ता कैसे ढूंढा जाए, यही समझते हैं एक्यूमेन बिजनेस कंसल्टेंसी के तनवीर शेख से। आपने देखा होगा कि कई बार हमने कुछ प्रिपेयर किया है कंटेंट जो एक वेबसाइट पे चला गया, और वही कंटेंट को हम फिर कहीं और यूज करते हैं, या तो कोई नया चीज आ जाता है वो हम यूज करेंगे। सो किसी को आपने कह दिया फेसबुक पेज क्रिएट कर दो, किसी को कह दिया आपने ब्लॉग बना लो, लेकिन इस सब चीजों में कंसिस्टेंसी नहीं होगी तो आपकी जो ब्रांड की वैल्यू है वो क्रिएट नहीं होगी। वैल्यू कब क्रिएट होती है? जब आपका जो ब्रांड का कम्युनिकेशन स्ट्रेटेजी वो क्लियर होगा अक्रॉस ऑल द स्पेस दैट यू हैव। जैसे कि लिंक्डइन हुआ, वहां पर भी जो आप बातें बोल रहे हैं वो कंसिस्टेंट होनी चाहिए, जो आपकी ब्रांड की वैल्यूज हैं जो कम्युनिकेट हो रही हैं। सो सबसे पहले कंसिस्टेंसी ऑफ मैसेज, अगर आपने कंसिस्टेंसी रखी तो आप के जो कस्टमर्स हैं, जो आपके व्यूअर्स हैं,
उनको सेम मैसेज कंसिस्टेंटली मिलते रहेगा। आप एक मेटाफर यूज कर लीजिए, नॉर्मली एड्स का भी अगर हम देखें तो एक जगह फिक्स होती है जब आपका एड या आपकी कम्युनिकेशन दिखती है आपके यूजर्स को, तो उनको एक आदत हो जाती है कि आपको ये कम्युनिकेशन उनको मिलेगा, तो एक जनरल एक्सपेक्टेशन हो जाती है उनसे। और इसमें एक और मैं बात बोलना चाहूंगा आपसे, वो है क्या आप उनको कुछ वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं आपके कम्युनिकेशन से। सिर्फ आप अपना ढंढोरा पीटेंगे कि मैं ये, हम ये, हमारा ब्रांड ये, हमारी कंपनी ये, लेकिन उसको आपने ट्रांसलेट नहीं किया, उनके वैल्यू क्या मिल रहा है उसके ऊपर यूजर को वो आपके कम्युनिकेशन से, तो आप शायद वो कंसिस्टेंसी नहीं बना पाएंगे उनके साथ और उनके साथ वो कनेक्ट नहीं बना पाएंगे। दूसरा पॉइंट है कन्विक्शन। कन्विक्शन में एक चीज मैं ये देखूं हमेशा कि आप अगर हमने देखा है कि ब्रांड्स में कन्विक्शन की कमी होती है जब कोई एक्सटर्नल पार्टीज को आपने काम दे दिया। अक्सर डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज होती हैं जिसको हम काम दे देते हैं, लेकिन अगर उनमें जो आप में जो कन्विक्शन है वो उनमें कन्विक्शन होगा नहीं और वो ट्रांसफर कभी होगा भी नहीं, बिकॉज जो आपका बच्चा है वो आप ही को सबसे ज्यादा अजीज और प्यारा होगा और उसकी नॉलेज और उसका कन्विक्शन उन्हीं के पास होगा। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपको ये काम अंदर ही करने जो डिजिटल मार्केटिंग के सारे काम हैं, तो जैसे कि आपके फेसबुक पेज में कंसिस्टेंटली अपलोड करना कुछ चीजें, कंसिस्टेंटली कुछ कम्युनिकेशन रखना, तो ये कंसिस्टेंसी अगर नहीं रहेगी, आप महीने में बीच में सडनली एक दिन कोई नया मैसेज डाल दिए या आपने अपने लिंक्डइन प्रोफाइल को अपडेटेड नहीं रखा लेकिन आप सडनली जाग गए और वहां पर करते हैं, तो ये सारी चैलेंजेस वहां पर आएगी। और दूसरा, उसकी जो कन्विक्शन है वो ट्रांसफर नहीं हो पाएगी अगर एक्सटर्नल एजेंसी कंटिन्यू करती है। कुछ महीने के बाद ऑब्वियसली आप ये खुद से करेंगे, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अभी से ही आप खुद से इंटरनली करना शुरू कीजिए, बट एट सम पॉइंट इन टाइम आपको ये खुद की टीम से करवाना होगा या आपको करना होगा। अक्सर डिजिटल मार्केटिंग का इंटेंट जो होता है वो ट्रांसपायर ही नहीं हो पाता है जो रिजल्ट्स में। सो अक्सर हम एंड्स और मीन्स में मिक्स कर लेते हैं। सबसे पहले हम ये चाहते हैं कि हमारे कस्टमर्स अट्रैक्ट हो हमारी वेबसाइट पे या हमसे कम्युनिकेशन स्टार्ट करें, सिर्फ वो एंड नहीं है, हमको उनसे इंटरेक्शन बढ़ाना है और उनसे फाइनली ट्रांसलेट करना है सेल्स में ये चीज को। तो ये करने के लिए क्या आपने क्लियर स्ट्रैटेजी बनाई है कि मेजरमेंट्स क्या होंगे? सिर्फ ब्लॉग लिखने से तो काम नहीं चलेगा, तो उनके अटेंशन को अट्रैक्ट करने के लिए फिर आपको उनके फेसबुक के पेज पे क्या चीज उनको वैल्यू करती है वो दिखाने के लिए आप अपना कम्युनिकेशन बनाएंगे। तो ये स्पेसिफिक इंटेंट जो है और आपका जो कंटेंट है ये मैच करेंगे तभी जाके ये काम करेगा, नहीं तो ये कारपेट बॉम्बिंग जो अक्सर लोग बोलते हैं तो एंटीबायोटिक जैसा होगा, आप खा लीजिए एंटीबायोटिक, कहीं ना कहीं तो इफेक्ट हो ही जाएगा उसके वजह से, ये ऐसे नहीं चलेगा, इसको फोकस तरीके से काम करना होगा। तो ध्यान रखें। सो ये 3 पॉइंट थे। सबसे पहले मैंने कहा था आपसे कंसिस्टेंसी, सेकेंड मैंने कहा था कन्विक्शन और तीसरा इंटेंट ट्रांसलेटेड इनटू कंटेंट। सो ये 3 चीज डिजिटल मार्केटिंग में काफी जरूरी है जो आप इसके ऊपर ध्यान दें। और जाते जाते एक नजर डाल लेते हैं स्टार्टअप वर्ल्ड की बड़ी खबरों पर। इम्पैक्ट इन्वेस्टमेंट का मशहूर नाम ग्रामीण कैपिटल इंडिया यानी GIC के इम्पैक्ट डेट व्हीकल में रतन टाटा ने निवेश किया है, जो जरूरतमंद सोशल एंटरप्राइजेस को मिलेगा। GIC में पुराने निवेशकों के साथ रतन टाटा, श्रीनिवास जेम्पो और विक्रम गांधी ने इक्विटी इन्वेस्टमेंट किए हैं। पुणे के स्टार्टअप डिजिटल गोरखा को एंजल इन्वेस्टर रमेश कवेडिया से 1 करोड़ की फंडिंग मिली है। डिजिटल गोरखा सोशल लिस्ट और इंडिविजुअल रेसिडेंट्स के लिए विजिटर्स का इलेक्ट्रॉनिक लॉगबुक बनाती है। इन पैसों का इस्तेमाल कंपनी टेक्नोलॉजी अपडेट और मार्केटिंग के लिए करेगी। मोबाइल पॉइंट ऑफ सेल कंपनी मौसम्बी ने सीरीज B फंडिंग जुटा ली है। ये निवेश कंपनी के मौजूदा निवेशक राजस्थान वेंचर कैपिटल फंड और सिद्धि वेंचर कैपिटल ने मिलकर किया है। डोमेस्टिक और ग्लोबल मार्केट की अपॉर्चुनिटीज को कैच करने के लिए इस निवेश का इस्तेमाल किया जाएगा। आलोक अरोरा, भूषण ठक्कर और समीर चुग ने मिलकर 2008 में मौसम्बी कंपनी की शुरुआत की, जो मर्चेंट्स को मल्टी मोड पेमेंट सॉल्यूशंस मुहैया कराती है। ऑनलाइन पेमेंट को आसान बनाने वाली कंपनी रेजर पे को Y कॉम्बिनेटर प्रोग्राम से $1,20,000 की फंडिंग मिली है। इसके अलावा कंपनी को सिलिकॉन वैली के इन्वेस्टर्स और मेंटर्स से 1 महीने का एक्सेलरेशन सपोर्ट और मेंटरिंग भी मिलेगी। जयपुर के स्टार्टअप को शशांक कुमार और हर्षल माथुर ने मिलकर शुरू किया है।
इसी के साथ आवाज एंटरप्रेन्योर के इस एपिसोड में इतना ही। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी कुछ और नए आइडियाज के साथ, लेकिन याद रखें हमारा फेसबुक पेज आपके लिए हाजिर है, जहां पर आप अपना फीडबैक पोस्ट कर सकते हैं। साथ ही ट्विटर के जरिए हमसे संपर्क में रहे। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं ae@network18online.com पर। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। नमस्कार।